हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल इज योर कंसेप्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन का फर्स्ट पार्ट मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन के सेकंड पार्ट से। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली फ्रिक्शन है क्या। वह स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स रेफर्स टू द फोर्स जनरेटेड बिटवीन टू सरफेस दैट कॉन्टैक्ट्स एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन फोर्स तब अप्लाई होता है तब टू फोर्स होती है, टू सरफेस होते हैं, या तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है या फिर एक दूसरे पर स्लाइड कर रही है। अब देखो फर्स्ट लाइन में देख लो कि फ्रिक्शन फोर्स में क्या ज़रूरी है कि वो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होनी चाहिए। और आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फोर्स के टाइप्स पढ़े हुए हैं, फोर्स के टाइप्स नॉन कांटेक्ट एंड कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए आपने पढ़ा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सरफेस हैं ये आपस में कांटेक्ट में होंगी या फिर वो आपस में स्लाइड करेंगी, जो भी है वो आपस में कांटेक्ट में होंगी। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं होता, क्योंकि इसमें दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा फोर्स को अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे सपोज यदि मैंने बोला आपका मैं यहाँ से राइट से लेफ्ट फोर्स लगा रही हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यदि फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मैं राइट से लेफ्ट, मतलब यदि मेरा फोर्स मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा यहाँ लेफ्ट से राइट। फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा फोर्स को अपोज करता है, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फिजिक्स में कहते हैं, क्या कहते हैं कि हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि फोर्स क्या है, हम किसी को फोर्स दे रहे हैं, ये एक्शन है, और वहाँ से जो फ्रिक्शन लग रहा है ये उसका रिएक्शन है हमारे फोर्स एक्शन पर। तो सीधी सी बात है, जो फोर्स है वो हमेशा, जो फ्रिक्शन है वो हमेशा फोर्स को अपोज करता है। लेकिन ये भी लिखते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन को भी अपोज करता है। यस, फ्रिक्शन मोशन को भी अपोज करता है, बट हमेशा नहीं। कुछ केसेस में फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको आपके फर्स्ट पार्ट में क्लियर हुआ है सॉरी क्लियर किया हुआ है कि फ्रिक्शन मोशन को किस तरह से सपोर्ट करता है। मैं मानती हूँ फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है जनरली, बट कभी कभी फ्रिक्शन जो है वो मोशन को सपोर्ट भी करता है। मैंने एक इसमें एग्जांपल दिया था आपके साइकिल का व्हील का, आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हो कि किस तरह से फ्रिक्शन जो है मोशन को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब वो फैक्ट्स जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? नेचर ऑफ सरफेस और सरफेस एरिया। मतलब जो दो सरफेस हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करता है आपका फ्रिक्शन। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, पहले हम फ्रिक्शन को समझते हैं कि एक्चुअली फ्रिक्शन जो है वो वर्क कैसे करता है। अब आप देखो कि दो सरफेस हैं हमारी, इस टाइप से दो सरफेस हैं। ठीक है, हम कोई भी दो सरफेस देखते हैं वो एक्चुअली इस तरह से दिखती हैं, बट वो ऐसी होती नहीं है। वो सरफेस इस तरह से होती हैं, एक सरफेस ये और दूसरी सरफेस ये। तो एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस है, तो मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो बीच में जो हिंग्स बने हुए हैं इसमें आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक किया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में जो सरफेस होती है वो इस तरह से होती है, सरफेस के बीच में गैप्स होते हैं, वो दिखने में स्मूथ होती है बट इसके बीच में गैप्स होते हैं। तो इस तरह से सरफेस होती है और दूसरी सरफेस इसके साथ इंटरलॉक कर लेती है, और इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए ही हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि ये इंटरलॉकिंग टूटे और ये एक सरफेस से दूसरी सरफेस आगे जाए। ठीक है, अब आप सपोज जैसे ये हाथ है मेरा,
अब ये हाथ है, इसमें क्या है, यदि एक दूसरे के ऊपर है तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इंटरलॉक किया हुआ है। ठीक है, यदि मैं फोर्स अप्लाई करूँगी, ये हाथ मेरा आगे जाएगा, तो मैं फोर्स अप्लाई क्यों कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इन दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो ख़त्म हो सके और ये हाथ आगे जा सके। तो इस तरह से होता है, जब ये फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ तो इसकी रिएक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपने देखा होगा जैसे कोई भी स्लाइड है, स्लाइड पे जैसे आपने किसी बुक को स्लाइड किया तो वो एक जगह पे आके रुक जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लगा रहे हो फोर्स, और फोर्स के एक्शन पे एक रिएक्शन हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो जो बुक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक जगह जाके रुक जाता है। जैसे कोई भी एक सिंपल सी प्लेन सरफेस पे आपने कोई भी किसी पार्टिकल को, किसी बॉल को हल्का सा पुश किया, वो आगे गई और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप जाके रुक गई, आपने उसे नहीं रोका। तो वो रुक क्यों गई बेटा, वो इसलिए रुकी, आपने ऑब्जेक्ट को, बॉल को जो है वो आपने फोर्स दिया, उसकी वजह से वो मोशन करने लगी, लेकिन उस मोशन के अपोज में, उस फोर्स के अपोज में एक फोर्स और काम कर रहा है, वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो उस फ्रिक्शन फोर्स, जहाँ फ्रिक्शन फोर्स उस मोशन के इक्वल हो जाता है, तब वो जो बॉल है आपकी, जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्यों रुक जाता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अच्छा, आपने देखा है जो आप कैरम की गीटियाँ वगैरह हैं, आप कैरम बोर्ड आप खेलते होंगे, तो कैरम बोर्ड खेलते टाइम आप उस पर पाउडर रब करते हो, राइट, ताकि जो गीटियाँ हैं, जो आपका स्ट्राइकर है वो अच्छे से स्लाइड करे। तो ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ऐसा इसलिए करते हैं, मैंने आपको बोला जो सरफेस होती है वो दिखने में फ्लैट होती है, बट एक्चुअली इसमें इस तरह के गैप्स होते हैं। तो हम जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया कैरम का, तो कैरम बोर्ड पे यदि मैंने पाउडर को डाला तो उस पाउडर ने इस गैप्स को क्या किया, फिल किया, उस पाउडर से ये गैप्स फिल हो गए, और जो हमारी गीटियाँ हैं, जो हमारा स्ट्राइकर है वो आराम से स्लाइड कर पाता है। तो इसलिए इन गैप्स को, इस इंटरलॉकिंग को कम करने के लिए हम उस पर पाउडर डालते हैं। आगे हम और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, फ्रिक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझना कि कैरम बोर्ड पे हम पाउडर इसलिए डालते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम कर सके। ऐसे ही होता है जैसे हम गेट वगैरह, जनरली हम ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं कि गेट या फिर कोई भी लोहे का गेट है, उसमें हम ऑयलिंग करते हैं। वो ऑयलिंग क्यों करते हैं बेटा, वही सिंपल सी बात है, जब आप गेट आगे पीछे कर रहे हो तो लगातार क्या हो रहा है, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें जो हैं जल्दी ख़राब हो जाती हैं, फिर इसको नॉर्मल जनरल सी लैंग्वेज में बोलो तो चीज़ें घिस जाती है। तो उस पर ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल क्यों लगाते हैं, उनके इंटरलॉकिंग को कम करने के लिए, ताकि आपस में जो इंटरलॉकिंग है वो कम हो जाए और इतना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई ना हो जितना पहले हो रहा था ऑयल लगाने से पहले। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है हमारा जो फ्रिक्शन बात कर रहे थे, फैक्ट्स इफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो फ्रिक्शन पर इफेक्ट करते हैं, इसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस की नेचर क्या है, देखो हम जो ये पाउडर लगा रहे हैं, जो ऑयल लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं, सरफेस की इंटरलॉकिंग को कम करने के लिए। ठीक है, गैप्स को कम करने के लिए, गैप्स को फिल करने के लिए। तो सीधी सी बात है, यदि गैप्स कम होंगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और गैप्स ज़्यादा होंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो गैप्स कम किस में होंगे, जो सरफेस स्मूथ होगी। ठीक है, जो सरफेस स्मूथ होगी उसमें गैप्स कम होंगे। तो इसलिए ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की नेचर पे भी डिपेंड करता है। यदि सरफेस में गैप्स कम हैं तो वो सरफेस स्मूथ है, और सरफेस स्मूथ है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम लग रहा है। ठीक है, और वहीं यदि इसके अपोजिट सरफेस रफ है तो इनकी वजह इनके बीच जो गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इन गैप्स की वजह से जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
वो भी ज़्यादा है। अब जब फोर्स अप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो फ्रिक्शन फोर्स है ये सरफेस की नेचर पे भी डिपेंड करता है। यदि सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होता है, और यदि सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। अच्छा, एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। अपन ने कई बार देखा है कि हम कोई भी बनाना पिल वगैरह हम सड़क पे डाल देते हैं और गलती से उस पर यदि हमारा पैर आ जाता है तो हम लोग फिसल जाते हैं। ठीक है, बचपन में ही हम राइम्स पढ़ते हैं, लाला जी ने केला खाया, है ना, केला खा के गिरे धड़ाम। तो वो सब क्या चीज़ें क्या है ना, बचपन में आपने रट लिया, लेकिन फिर आपने देखा कि ऐसा होता भी है। ठीक है, बट अब आप देखना ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब आप देखो, आपको पता है आप चल पाते हैं, वो किस वजह से चल पाते हैं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, आप चल रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, कहाँ, आप फोर्स लगा रहे हो नीचे अर्थ पर। आप इस तरह से चलते हो तो आप अर्थ को पीछे की साइड ढकेल रहे हो, अर्थ पे फोर्स लगा रहे हो, और इसके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है जो आपको आगे की साइड जाने के लिए फोर्स कर रहा है, जो जिसकी वजह से आप आगे की साइड मूव कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह से यदि आपके नीचे आप चल रहे हो और नीचे कोई बनाना पिल आ गया तो आपने फोर्स लगाया पीछे, लेकिन बनाना पिल जो है उसने जो इंटरलॉकिंग है आपके पैरों की और फर्श के बीच की जो इंटरलॉकिंग है उसको ख़त्म कर दिया, और फ्रिक्शन फोर्स उतना नहीं अप्लाई हो पाया जितना जनरली हो रहा है। इतनी इंटरलॉकिंग हो रही है, उसने इस इंटरलॉकिंग को ख़त्म कर दिया और आप वहाँ फिसल जाते हो, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कम क्यों लगता है, इसको स्टार्टिंग से समझो। यदि वो बनाना पिल रोड पे नहीं होता तो रोड और आपके शूज़ के बीच में इंटरलॉकिंग अच्छी होती, क्योंकि रोड जो है वो एक रफ सरफेस है। ठीक है, रफ सरफेस और आपके पैरों के बीच की इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी होती है और आप आराम से चल पाते हैं, आप गिरते नहीं। बट यदि उस रोड पे कोई बनाना पिल आ गया तो उसने रोड के जो गैप्स थे उनको फिल कर दिया। ठीक है, तो आपका पैर यदि उस पे गया तो उसके ऊपर कोई इंटरलॉकिंग हुई ही नहीं, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग होने के लिए क्या ज़रूरत होती है, गैप की। पर उस गैप को बनाना पिल ने फिल कर दिया और आप रोड के साथ इंटरलॉकिंग कर ही नहीं पाए, तो इतना फ्रिक्शन फोर्स लगा ही नहीं, और फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा तो वो आपको रोक नहीं पाया और आप फिसल गए। तो ये रीज़न है कि बनाना पिल के ऊपर पैर जाने पर आप फिसल क्यों जाते हो। क्लियर। अच्छा, आपने देखा है कि जो स्पोर्टी शूज़ होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनके शूज़ के नीचे इस तरह से आपने उनके शूज़ का सोल देखा होगा, वो इस तरह का होता है, राइट। कई बार वो इस तरह के शूज़ के सोल आपने देखा होगा, वो इस तरह का होता है। तो ये इस तरह के शूज़ के सोल ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि आप देखिए शूज़ में भी जो गैप्स बहुत ज़्यादा है और वो नीचे किसी भी सरफेस पे जाएंगे उसमें भी गैप्स होंगे और वो गैप्स आपस में इंटरलॉकिंग कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे से इंटरलॉकिंग हो गई तो वो आराम से वॉक कर सकते हैं, आराम से दौड़ सकते हैं, वो जल्दी से स्लिप नहीं करेंगे क्योंकि इनके शूज़ में भी जो है सरफेस थी उसके बीच बहुत सारे गैप्स थे और रोड पे या जिस सरफेस में वो जा रहे हैं उसमें ही बहुत सारे गैप्स है, तो इंटरलॉकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस वजह से वो जल्दी से नहीं फिसल जाते और वो इस तरह के शूज़ सोल का यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारे गैप्स हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ सरफेस। अब सेकंड है हमारा सरफेस एरिया। हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। यदि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। ठीक है, जनरली इसको हम फोर्स की वजह से भी कर सकते हैं। यदि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो फोर्स भी कम होगा। इसे हम नीचे के एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन एंड फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले अंटिल एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग।
स्टैटिक फ्रिक्शन का बेटा ऑलरेडी हम अपने आगे वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे पहले डेफिनेशन देखो, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बिल्कुल उससे जस्ट पहले जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कोई भी पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ मैंने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन का और ये पार्टिकल मूव नहीं किया। ठीक है, ये पार्टिकल मूव नहीं किया, ये यहीं स्टेबल है। ठीक है, फिर मैंने अपने फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाया, ये मैंने किया 2 न्यूटन, फिर भी ये स्टेबल है, ये पार्टिकल आपका नहीं हिला। बट जब मैंने फोर्स को अपना थोड़ा सा और बढ़ाया, मैंने मेरा फोर्स किया 3 न्यूटन, तो ये पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से मूव होने लग गया। मतलब 1 और 2 न्यूटन पर जब ये पार्टिकल नहीं हिला, बट मैं फोर्स तो अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, चाहे वो उतना नहीं है जितना इस पार्टिकल को हिलाने के लिए चाहिए, बट मैं फोर्स तो अप्लाई कर रही हूँ। और जब ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसके अपोजिट, इसके रिएक्शन में कोई फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि हर एक्शन की कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होती है। तो यहाँ मैं एक्शन में फोर्स कर रही हूँ तो कोई ना कोई रिएक्शन हो ही रहा होगा, तो वो रिएक्शन है आपका फ्रिक्शन। ओके, जो फोर्स के अपोज, जो फोर्स करते हैं तो रिएक्शन में क्या आता है हमारा फ्रिक्शन। बट ये कौन सा फ्रिक्शन है? जब ये पार्टिकल मूव नहीं करता, इसमें क्या बोला है कि इसके मूविंग स्टार्ट करने से पहले जब ये पार्टिकल मूव नहीं करता तब इस पे जो फोर्स, जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बट जैसे ही मैंने 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और ये जो 3 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये पार्टिकल मूव हो गया, तो जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक है जब तक वो पार्टिकल मूव नहीं करता। आ गई समझ? जब तक कोई पार्टिकल मूव नहीं करता और हम उस पर फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो उसके मूव होने से पहले जो फ्रिक्शन उस पर अप्लाई होता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को डिटेल में देखने के लिए आप मेरी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए। अब आते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट, इट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आप देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो है जब आपकी सरफेस है वो एक स्लाइड है। ठीक है, यदि आपकी सरफेस सीधी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उस पर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बट आपकी सरफेस एक स्लाइड में है, ठीक है, एक स्लाइड में है, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई, कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होता है? वो होता है आपका स्लाइडिंग सरफेस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, और ऐसे ही रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जैसे आपने सपोज ये आपकी सरफेस है और इस सरफेस के बीच में आपने इस तरह से कुछ भी कर लो आप, जैसे रोल लगा दिए, ठीक है, या फिर कुछ भी आपने स्टिक्स रख दी, और इसके ऊपर यदि आप किसी पार्टिकल को रखते हो तो ये है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से क्यों करते हैं? ये हम ये इस रोलिंग फ्रिक्शन और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये आया क्यों? बेटा मैंने आपको बताया, फ्रिक्शन की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। फ्रिक्शन के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, वो हम आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये आए क्यों, ये भी आपको आगे पता लगेगा। अभी हम बात करते हैं इन दोनों पर कि ये दोनों होते कैसे हैं और क्या कौन से फैक्ट है जो इन पे डिपेंड करते हैं। अब आप देखिए, यदि आप ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो मतलब जो सरफेस है वो इस तरह से है। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो फ्रिक्शन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, राइट। अब देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्लाइड होना स्टार्ट किया। ठीक है, वो स्लाइड होके यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया और नीचे जाके रुक गया। किसकी वजह से? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से। अब आप देखिए, इसका जो सरफेस एरिया है, जो एरिया ये कवर कर रहा है वो लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही रोलिंग फ्रिक्शन में जो दूसरी सरफेस है वो इसके बिल्कुल ऊपर है।
ठीक है, वो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, ये जो रोल्स हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बट जो सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं फिर फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे डिपेंड करता है। यदि आपकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। अब आते हैं हम यहाँ, अब आप देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में जो सरफेस के बिल्कुल ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, और मैंने बोला था सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो सरफेस एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। और ऐसी बात करें हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सरफेस एरिया देखो इसके स्टैटिक फ्रिक्शन के जो कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें आप देखिए वो एक जगह स्टेबल नहीं है, वो आगे जाता जा रहा है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया भी उतना नहीं है जितना स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो क्वांटिटी है वो क्या है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। वैसे ही बात करूँ मैं रोलिंग फ्रिक्शन की, तो रोलिंग फ्रिक्शन में दो सरफेस जो है वो कांटेक्ट में ही नहीं है, बीच में ये रोल्स आ जाते हैं और रोल्स की वजह से दोनों सरफेस आपस में इतनी कांटेक्ट में नहीं है, तो सरफेस एरिया जो है इनकी जो सरफेस है वो इतनी ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है। इसमें कांटेक्ट में तो थी, चलो वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, बट कांटेक्ट में तो थी, बट रोलिंग में तो कांटेक्ट में भी इतनी नहीं है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं कि इसका एक चार्ट बनाओ कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर इसके बाद आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन बेटा जनरली आपके एग्जाम में आता है, आपके बैंक वगैरह के एग्जाम में आता है, और ओलंपियाड के स्कॉलरशिप एग्जाम में भी ये कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। और फिर लास्ट है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन की। और ये क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, इन दोनों के सरफेस एरिया अलग अलग है। स्टैटिक फ्रिक्शन में सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम है, और रोलिंग फ्रिक्शन में सरफेस एरिया स्लाइडिंग और स्टैटिक दोनों फ्रिक्शन से कम है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। अब आप इतना समझ गए हो। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है ये क्लास 8th के सिलेबस से थोड़ा सा हायर लेवल का है, लेकिन क्लास 8th में जब आप और एग्ज़ाम देते हो जिसमें आपका सिलेबस होता है कि क्लास 8 तक के क्वेश्चन आएंगे, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन के क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन ये तीनों फ्रिक्शन के बारे में मैंने मेरे फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। तो काइनेटिक, स्टैटिक और मैक्सिमम फ्रिक्शन में रिलेशन जानने के लिए, और आखिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है और स्टैटिक फ्रिक्शन को और आसानी से समझने के लिए मेरे इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए। आगे हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है, और कौन कौन से इफेक्ट है जो फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और 7th से 12th तक की फिजिक्स और मैथ्स के लिए
और मैथ्स की अच्छी अच्छी ट्रिक्स के लिए, केमिस्ट्री फार्मूलाज की अच्छी अच्छी ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये चैनल नया है इसलिए अभी धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को और सारी क्लासेस को कवर कर रही हूँ। यदि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको अभी पढ़ना है और मेरे से ही पढ़ना है तो आप वो टॉपिक मेरा कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख दीजिए, आपको इसी टॉपिक पे आपकी वीडियो मिल जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। माय चैनल नेम इज़ इजी योर कंसेप्ट।